पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने हीगल के द्वंद्ववाद के कुछ पक्षों पर विचार किया और ये देखा कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो डायलेक्टिकल लॉजिक है, उससे विश्वात्मा का, या जिसको वो विवेक भी कहता है, रीज़न भी कहता है, स्पिरिट भी कहता है, या यूनिवर्सल माइंड भी कहता है, या वर्ड स्पिरिट भी कहता है, या जिसको हम लोग सरल रूप में ईश्वर कह सकते हैं। तो किस तरह से जो वर्ड स्पिरिट है वो इस ब्रह्मांड में अपने को द्वंद्वात्मक तरीके से व्यक्त करती है और उसके प्रगटीकरण की जो प्रक्रिया है वो ट्राइड्स के माध्यम से त्रिकोणात्मक होती है, यानी वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से वो प्रगटीकरण होता है। और ये जो प्रक्रिया है वो विश्वात्मा द्वारा पूर्णता प्राप्त करने तक चलती रहती है। कहने का आशय ये है कि जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, एक तो वो लीनियर नहीं है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चलती, वरन वो एक जिगजैग फैशन में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया में चलती है। और दूसरी बात यह है कि इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का एक गंतव्य है, एक डेस्टिनेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि अरस्तु की टेलोलॉजी का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो द्वंद्वात्मक विकास है वो निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि सउद्देश्य है। उसका एक डेफिनेट पर्पस है, उसका एक डेफिनेट गोल है, उसका एक डेफिनेट डेस्टिनेशन है। और इस प्रकार से यानी जो भी चेंज है वो एक ऑर्डर्ड चेंज है, एक व्यवस्थित परिवर्तन है, एक व्यवस्थित विकास है जो कि अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहा। इसी संदर्भ में फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो इनऑर्गेनिक वर्ल्ड और फिर ऑर्गेनिक वर्ल्ड और फिर ह्यूमन वर्ल्ड, इनका द्वंद्वात्मक विकास होता है। और जो ह्यूमन वर्ल्ड है या जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो स्वरूप है वो मूलतः नैतिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है। ऐसा हीगल का मानना है कि जो मैन है वो इसेंशियली रेशनल है और एथिकल है, सोशल है, क्योंकि विश्वात्मा का मतलब फिज़िकल लेवल पर विश्वात्मा का वो सर्वोच्च प्रकटीकरण है। इसलिए मनुष्य में ये सब विशेषताएं होती हैं। ये मानव स्वभाव है कि उसके अंदर सामाजिकता का गुण भी विद्यमान है, उसके अंदर विवेकशीलता भी है, उसके अंदर नीति बोध भी है। लेकिन ये सब चीज़ें द्वंद्वात्मक रूप से विकसित होती हैं और इसी पक्ष को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंदर जो नैतिकता या जो बुद्धिमत्ता विद्यमान है, उसके द्वंद्वात्मक विकास की प्रक्रिया को हीगल कैसे उसकी व्याख्या करता है। वो कहता है कि मनुष्य का जो नैतिक या बौद्धिक स्वरूप है वो भी क्रमिक रूप से विकसित होता है। वो भी वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से विकसित होता है। यानी जो रेशनैलिटी है, जिसका मैनिफेस्टेशन मनुष्य में होता है, या जो मनुष्य के अंदर नीति बोध है, उसके भी वो इसी तरह से 3 चरण मानता है विकास के। उसका जो पहला चरण है
उसके एथिकल सेंस के डेवलपमेंट का जो पहला चरण है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट राइट कहता है, यानी अमूर्त अधिकार का चरण, पहला चरण। इसके बाद जो दूसरा चरण है, जबकि उसका जो नीति बोध है वो थोड़ा और विकसित और व्यवस्थित होता है, वो चरण है सब्जेक्टिव मॉरलिटी का, व्यक्तिगत नैतिकता का। और उसका जो अंतिम चरण है, यानी जो संवाद की स्थिति है, उसको वो ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी या सोशल मॉरलिटी कहता है, जिसके लिए जर्मन भाषा का शब्द है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, शिटलिकाइट। तो ये मनुष्य के एथिकल सेंस का डायलेक्टिकल एवोल्यूशन है। मनुष्य एक नीति बोध रखने वाला, रेशनैलिटी रखने वाला प्राणी है, लेकिन इस रेशनैलिटी का, इस एथिकल सेंस का भी डायलेक्टिकल एवोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, और अनेक विद्वानों ने इसकी ओर संकेत किया है कि ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस जो वो बताता है, ये कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस नहीं है, ये कोई ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं है कि ये एक इस चीज़ का दौर था, उसके बाद ये इसका दौर आया, फिर अब ये तीसरा दौर आया। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, ये एक तार्किक प्रक्रिया है। डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है वो हीगल के लिए कोई हिस्टोरिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि लॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए उसका नाम, उसके उस ग्रंथ का नाम ही है साइंस ऑफ लॉजिक। यानी मनुष्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, वे किस प्रकार से धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं और फिर वे अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। तो इसलिए जो मनुष्य का एथिकल सेंस है वो भी डायलेक्टिकल तरीके से डेवलप होता है, और उसकी पहली स्टेज होती है एब्स्ट्रैक्ट राइट की, दूसरी स्टेज होती है सब्जेक्टिव मॉरलिटी की, और तीसरी स्टेज होती है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी या सोशल मॉरलिटी, या जर्मन शब्द है शिटलिकाइट का। अब इसका क्या मतलब है? यानी मनुष्य के जो नैतिक जीवन का जो पहला स्वरूप होता है वो ये होता है कि वो बाह्य जगत के साथ, क्योंकि मनुष्य और बाह्य जगत का एक अंतर संबंध है, तो पहली स्टेज होती है कि जब हम बाह्य जगत पर अपने अधिकारों का दावा करते हैं और उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को क्लेम करते हैं। ये है एब्स्ट्रैक्ट राइट, यानी जहाँ पर हम विशुद्ध, अब किसी, जैसे कि जो कि लॉक ने कहा कि जैसे कि किसी ज़मीन पर हमने परिश्रम किया और उस परिश्रम के आधार पर हमने कोई फसल उगाई, तो वो फसल मेरी संपत्ति बन गई। हीगल इसको एब्स्ट्रैक्ट राइट कहेगा कि आपने खुद मेहनत करके जो चीज़ अर्जित की उसके ऊपर अपना राइट क्लेम किया, और फिर इसी तरह से जब दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं तो फिर सभी लोग आपस में एक दूसरे के राइट को इस तरह से रिकॉग्नाइज भी कर देते हैं। भाई ठीक है, आपने परिश्रम करके पैदावार की तो वो पैदावार आपकी हुई, दूसरे ने किया तो वो उसका हो गया, तीसरे ने किया तो वो उसका हो गया। एक तरह से ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, इसको वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है। तो एब्स्ट्रैक्ट राइट की स्थिति वो है कि जहाँ हमको कानूनी दृष्टि से या अधिकार की दृष्टि से अपने को हम देखते हैं कि ये मेरा अधिकार है, इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, इस चीज़ पर मेरा अधिकार है। और क्योंकि सब लोग इसी तरह से सोचते हैं तो उसमें एक है कि सब एक दूसरे के अधिकार को स्वीकार भी कर लेते हैं अनुबंध के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा। और जब कभी भी कहीं कोई उल्लंघन होता है
मान लिया किसी की संपत्ति है, किसी दूसरे ने हड़प ली या हड़पने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ हम रेट्रीब्यूशन, उसका हम प्रतिशोध भी लेते हैं, क्योंकि बहुत उस धरातल पर मनुष्य के अंदर न्याय बुद्धि कोई बहुत विकसित तो नहीं होती, इसलिए वो न्याय का मतलब यही समझता है कि अगर आई फॉर एन आई, है ना, कि अगर आपने मुझको नुकसान पहुंचाया है तो मैं भी आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। यही जस्टिस है उनके लिए, जो कि एक जस्टिस का बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म है, बड़ा प्रारंभिक स्वरूप है, जिसको हम लोग रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। प्राचीन समाजों में इसी प्रकार से न्याय होता था। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट राइट की स्थिति वो स्थिति है, एब्स्ट्रैक्ट राइट की नैतिकता वो नैतिकता है जो अपने को समाज से पृथक करके व्यक्ति जहाँ अपने को देखता है और कुछ अपने संपत्ति का दावा करता है और चीज़ों का दावा करता है, और सब लोग करते हैं तो एक दूसरे के दावे को सब लोग स्वीकार भी करते हैं, और जब कभी भी इन दावों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है, वायलेंस भी होता है, रिट्रीब्यूशन भी होता है। तो ये एक पहला स्तर है नैतिकता का, पहला लेवल है, जिसको थीसिस वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट राइट की स्थिति, कि जहाँ अधिकार बोध, अधिकार की भाषा चलती है कि ये चीज़ मेरी है क्योंकि मैंने इसको अर्जित किया है, ये चीज़ मेरी है क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, और सब लोग इस तरह से सोचते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की रेशनैलिटी या मनुष्य का जो एथिकल सेंस है वो बहुत ही अनडेवलप्ड या बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज पर। अब धीरे धीरे मनुष्य में थोड़ा सा उच्चतर प्रकार की नैतिकता विकसित होती है, जिसको वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी कहता है, जो कि एंटीथेसिस की स्थिति है। पहली स्थिति थीसिस है, दूसरी एंटीथेसिस। सब्जेक्टिव मॉरलिटी में ये होता है कि हमारे अंदर जो मॉरल सेंस है, जो हमारे अंदर रेशनैलिटी है, वो ज़्यादा परिपक्व रूप में आती है, और यहाँ पर हम केवल अधिकार की या स्वामित्व की भाषा नहीं बोलते, बल्कि हमारे अंदर ये भाव भी होता है कि भाई हम सब लोगों का जो जीवन है, अस्तित्व है, वो अन्योन्याश्रित है, और इसलिए हम लोगों को अपने अंतःकरण से, अपने अंदर से ये आवाज़ आती है कि हम सब लोगों को समाज की व्यवस्था को ठीक से चलाना चाहिए। तो ये जो यानी उसका जो कॉन्शियस है वो उसके अंदर जागृत होने लगता है, अंतःकरण, जिसके कारण वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए इसका थोड़ा अंतर समझने लगता है। समाज में थोड़ा ज़्यादा एक हायर किस्म की मॉरलिटी हमें देखने को मिलती है। समाज में एक थोड़ा सा हायर किस्म की अंडरस्टैंडिंग हमें लोगों के बीच में देखने को मिलती है। वहाँ पर न्याय बोध ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि अब रिट्रीब्यूशन नहीं, बल्कि ये है कि भाई अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कुछ एक निर्धारित प्रक्रिया से या कुछ निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। तो इसलिए जो न्याय की व्यवस्था है, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा बेहतर बन के नैतिकता के कुछ उच्चतर धरातल पर आकर काम करने लगती है। तो ये जो दूसरी स्टेज है एथिकल सेंस की डेवलपमेंट की, उसको वो सब्जेक्टिव मॉरलिटी कहता है। यानी मॉरलिटी उसके अंदर जो है वो सब्जेक्टिव है, हमारे अंतःकरण से निकलने वाली आवाज़ को हम थोड़ा सुनने लगते हैं और ज़्यादा समझदारी से समाज में आचरण करने लगते हैं, और इसलिए समाज में ज़्यादा एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो इसलिए दूसरी स्टेज ये, लेकिन ये भी स्टेज डायलेक्टिकल प्रोसेस में एक पड़ाव है
इसका भी ये भी ट्रांसफॉर्म होगी और ये ट्रांसफिगर होगी या ट्रांसफॉर्म होगी, तो अंतिम जो स्टेज आती है जिसको वो कहता है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी या सोशल मॉरलिटी या सिटलिकाइट। सिटलिकाइट का मतलब ये है कि अब ये जो मॉरल सेंस है, जो एथिकल सेंस है, वो व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। अब समाज में नैतिकता का विकास हो चुका है पूरी तरह से, और अब जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि परिवार है या और तमाम समाज की संस्थाएं जो होती हैं, नेबरहुड है या राज्य है, सबसे बड़ी संस्था तो राज्य ही है, तो ये दूसरे गिल्ड्स हैं, ये सारी संस्थाएं यानी जितनी भी सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी की, वे सब नैतिकता को ऑब्जेक्टिफाई करने लगती हैं, उसको प्रकट करने लगती हैं, और जिस नैतिक बोध का स्रोत अभी तक हमारे अंदर था, अब वो नैतिक बोध पूरे संस्कृति में, पूरे समाज में व्याप्त हो जाता है, और इसलिए अब हमें उसकी ज़्यादा अच्छी, हमारे पास जो निर्देश आते हैं, जो नियम कानून आते हैं, वो उस ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से आते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा क्लियर कट होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और इसलिए वे ज़्यादा कल्याणकारी होते हैं। और इस सोशल मॉरलिटी का जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन होता है वो राज्य और राज्य की विधियों में होता है, ऐसा उसका मानना है। यानी जो स्टेट के लॉज हैं वो सोशल एथिक्स का या सिटलिकाइट का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। और ऐसी स्थिति में जो अभी तक, क्योंकि अंतःकरण से जो आवाज़ आती थी वो कभी हमको क्लियर कट सुनाई पड़ती थी, कभी नहीं सुनाई पड़ती थी, कभी वो निर्देश स्पष्ट होते थे, कभी नहीं होते थे। लेकिन अब जबकि मॉरलिटी का बहुत विकास हो चुका है, संवाद की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, सिंथेसिस की स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो जो नैतिकता को एम्बॉडी करने वाली संस्थाएं हैं वे अस्तित्व में आ चुकी हैं, और वे अपने नियम, कानूनों और निर्देशों के अनुसार हमारे सामने उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे की व्याख्या करती हैं। और इसलिए अब मॉरलिटी के जो डिक्टेट्स हैं उनको समझना, उनको फॉलो करना ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है, बजाय इसके कि जब तक कि उसका जो सोर्स था वो हमारे अंदर था। तो इस प्रकार से वो मानता है कि जो सिटलिकाइट यानी जो सोशल एथिक्स होती है वो हाईएस्ट मॉरलिटी होती है, वो नैतिकता का सर्वोच्च स्वरूप होता है, और वो राज्य और दूसरी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं में विद्यमान होता है। और फिर जो राज्य की विधियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, कस्टम्स हैं, वे सब हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं, और समाज के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जीवन को सार्थक तरीके से जीना आसान हो जाता है। अब हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हैं, और जो गाइडलाइंस हैं वे बहुत ही उत्तम प्रकार की हैं, उत्कृष्ट प्रकार की हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि जो एथिकल सेंस है उसका इस तरह से डायलेक्टिकल एवोल्यूशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट राइट, सब्जेक्टिव मॉरलिटी और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी या सोशल मॉरलिटी, ये उसके 3 स्टेजेस हैं। और इस तरह से, और अंततः सोशल मॉरलिटी के लेवल पर पहुंचकर जो नीति बोध है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और इसलिए राज्य और राज्य के कानून और दूसरी जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं वो नैतिकता के वे सभी नैतिक होते हैं, और इसलिए वे हमें उनके निर्देशों का, आदेशों का पालन करना ही चाहिए। तो ये तो उसने बताया कि किस तरह से मनुष्य के एथिकल सेंस का, उसकी रेशनैलिटी का डायलेक्टिकल एवोल्यूशन होता है।
अब जब मॉरलिटी का अधिकतम विकास हो गया और वो सोशल एथिक्स के रूप में सामने आ गई, तो अब इस सोशल एथिक्स का प्रगटीकरण सामाजिक संस्थाओं में कैसे होता है, ये एक दूसरा पक्ष है। और वो ये कहता है कि ये जो सोशल एथिक्स है, इसको प्रकट करने वाली 3 संस्थाएं होती हैं और उनके बीच भी वही डायलेक्टिकल रिलेशन है। सोशल एथिक्स को प्रकट करने वाली पहली संस्था परिवार है, फैमिली है। सोशल एथिक्स को और बेहतर तरीके से प्रकट करने वाली, यानी जो एंटीथीसिस जिसको हम कहेंगे, क्योंकि थीसिस का मतलब विलोम नहीं होता, थीसिस का मतलब है कि पहले से बेहतर धरातल पर चीज़ों का आ जाना। ऐसा नहीं कि नेगेशन का मतलब है कि वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और कोई नई चीज़, ऐसा उसका आशय नहीं है। आशय ये है कि एंटीथीसिस जो है वो एक हायर लेवल है कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट का या एथिक्स के डेवलपमेंट का, जिसमें कुछ पुरानी चीज़ें जो कि निरर्थक हैं वो लुप्त हो जाती हैं, और जो उसमें जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं वे अपना और विस्तार पाती हैं, वे और इनलार्ज होकर हमारे सामने आती हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो दूसरा सोशल एथिक्स का जो मैनिफेस्टेशन होता है, वो जो दूसरी हायर इंस्टीट्यूशन है, वो है सिविल सोसाइटी या बोर्जुआ सोसाइटी, नागरिक समाज। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोशल एथिक्स का जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, सर्वोत्तम या परिपूर्ण जो प्रगटीकरण होता है, वो राज्य में होता है। तो संस्थाओं के लेवल पर जो सोशल एथिक्स है, उसका इवोल्यूशन डायलेक्टिकल तरीके से इस प्रकार से होता है कि उसका सोशल एथिक्स का एक प्रारंभिक स्वरूप हमें परिवार में देखने को मिलता है और थोड़ा सा उच्चतर स्वरूप हमें सिविल सोसाइटी में देखने को मिलता है, लेकिन उसका उच्चतम स्वरूप हमें राज्य में देखने को मिलता है। अब ये कैसे है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें। अब जैसे वो कहता है कि परिवार की जो संस्था है उसका स्वरूप कैसा होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फैमिली। तो पहली बात तो वो कहता है कि जो फैमिली है उसकी जो फाउंडेशन है वो लव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। और प्रेम और स्नेह पर आधारित होने के कारण परिवार में एकता होती है, यूनिटी होती है। एक परिवार में जितने भी लोग हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं, भाई बहन हैं, सब आपस में प्रेम भाव रखते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में, सुख दुख में सहयोगी होते हैं, उसमें भागीदारी करते हैं और उनके बीच एक एकता का बंधन, स्नेह का बंधन विद्यमान होता है। और इस स्नेह के बंधन का जो आधार होता है फैमिली की में ये जो लव और यूनिटी का जो सोर्स होता है, वो मैरिज की इंस्टीट्यूशन है, विवाह की संस्था। स्त्री पुरुष का जो विवाह है वो परिवार की आधारशिला रखता है और स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम का प्रगटीकरण संतानों के रूप में होता है और फिर संतानों और माता पिता के बीच एक स्नेह बंधन बनता है। तो मैरिज की इंस्टीट्यूशन को हीगल बहुत ही पवित्र संस्था मानता है और इसलिए उसने विवाह की संस्था की बड़ी महत्ता या उसकी बड़ी उपयोगिता स्वीकार की। तो इसलिए परिवार की जो संस्था है उसका एक तो पक्ष हुआ कि वो विवाह उसका स्रोत है। परिवार जो बनते हैं वो स्त्री पुरुष के विवाह से बनते हैं। इस स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति समर्पण, उनका एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी, उनकी लॉयल्टी, उनका फेथफुलनेस, उनका डेडिकेशन, इस पर वो बहुत बल देता है। दोनों के बीच एक अभिन्नता,
दोनों के बीच एक इनसेपरेबलनेस, और इसी से उत्पन्न होने वाले संतानों से फिर उनका पालन पोषण करना, और पालन पोषण करते हुए उनको शिक्षा दीक्षा देना। फैमिली का जो दूसरा पक्ष है वो है शिक्षा, एजुकेशन, बच्चों को एजुकेट करना कि जो वैल्यूज़ हैं, जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, या जो एक बच्चों का नीति बोध विकसित करना, क्योंकि फैमिली जो है वो एथिक्स का, सोशल एथिक्स का पहला मैनिफेस्टेशन है। तो इसीलिए क्योंकि फैमिली में रहते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उचित अनुचित का बोध, कर्तव्य का बोध, ये सब चीज़ें इनको तो एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के अंदर सद संस्कार उत्पन्न करना, और फिर बच्चों को आगे के जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करके फिर जीविका के लिए अपने प्रयास करेंगे। तो इसलिए उनको सेल्फ डिपेंडेंट, बाल्यकाल में तो वो डिपेंडेंट हैं, लेकिन फैमिली का लक्ष्य होता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना। इस दिशा में फैमिली आगे काम करती है। और फिर इस दो चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ होती है उनकी कॉमन प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति, कि जिसकी सहायता से माता पिता बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और इस प्रकार से परिवार में बच्चों को शिक्षित करते हुए उनको इस स्टेज पर पहुंचा दिया जाता है युवा होते होते कि जहां वे अपने पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और फिर वो अपने परिवार अलग बना लेते हैं। यानी फैमिली जो है वो अपने को ही डिस्ट्रॉय कर देती है ये डायलेक्टिकल एवोल्यूशन की प्रक्रिया में, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर, परिवार से बहुत कुछ सीख कर, संस्कार प्राप्त करके फिर वो परिवार से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए फैमिली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी तक वो डिपेंडेंट थे, अब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक परिवार, जिस परिवार में वो पले बढ़े, उस परिवार से बच्चे कई परिवारों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए जो परिवार है वो सोशल एथिक्स का एक मैनिफेस्टेशन, कि जहाँ रह के हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमको शिक्षा संस्कार मिलते हैं, हमको जीवन की कुछ प्रारंभिक जानकारी मिलती है, और फिर अंततः हम आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ते हैं और परिवार को छोड़कर फिर समाज में अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहली सोशल कॉन्शियसनेस का या एथिकल कॉन्शियसनेस का पहला जो पड़ाव है, थीसिस जो है, वो फैमिली है, जिसकी 3 विशेषताएं उसने बताई कि एक तो वहाँ पर मैरिज की इंस्टीट्यूशन है, दूसरा उनके पास कॉमन प्रॉपर्टी है, और तीसरा उसका एक एजुकेटिव फंक्शन है, शिक्षित करने का काम, और लव और यूनिटी उसका बेसिस है। उसके बाद जो दूसरा एंटीथेसिस, बिल्कुल इसका एक दूसरा स्तर आता है, जिसको वो सिविल सोसाइटी कहता है, नागरिक समाज कहता है, या बोर्जुआ सोसाइटी कहता है। वस्तुतः पूंजीवाद की वो व्याख्या है, जो आधुनिक पूंजीवाद है उसका क्या स्वरूप होता है, उसका कुछ संकेत हमें हीगल के इस वर्णन में मिलता है, जो कि उसने सिविल सोसाइटी के बारे में किया। मार्क्स के ऊपर उसका प्रभाव भी काफ़ी था। सिविल सोसाइटी यूनिवर्सल कंपटीशन पर आधारित होती है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता पर आधारित होती है। यानी वहाँ पर फैमिली में लव है, लव का जो एंटीथेसिस है वो है कंपटीशन। क्योंकि सिविल सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तमाम हाउस होल्ड्स
बहुत सारे लोग, जैसे कि एक परिवार से 2-3 और उनके 2-3 बच्चे हुए तो 2-3 परिवार निकल गए, और इस तरह से सिविल सोसाइटी की संरचना होती है। उसमें बहुत सारे परिवार होते हैं और वो सब परिवार स्वतंत्र होकर अपनी अपनी जीविका, और वहाँ पर आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। परिवार में वो कहता है कि आवश्यकताएं सीमित होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति सिविल सोसाइटी में आता है तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो इसलिए उसकी जो नीड्स हैं, जो उसकी वांट्स हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है। नीड्स और वांट्स के एक्सपेंशन होने के कारण सोसाइटी में ट्रेड और कॉमर्स की वृद्धि होती है, जिसके लिए वो कॉरपोरेशन शब्द का इस्तेमाल करता है। यानी बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे उद्योग धंधे, छोटे बड़े, ये समाज में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हर एक को जीविका चलानी है। तो फिर जीविका के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए व्यवसाय का चयन करता है, और इसलिए और मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तो ये सब करने के लिए समाज में बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे प्रकार के कॉरपोरेशंस, गिल्ड्स, ये सब समाज में बन जाते हैं। और फिर डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, कि सभी, यानी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का, या पहले भी ये तो रहा है कि डिवीज़न ऑफ लेबर, कि जिस व्यक्ति में जिस कार्य को करने की सामर्थ्य है, योग्यता है, जिसको जिस कार्य को करने का प्रशिक्षण मिला है, वो उसी कार्य को करके अपनी आजीविका भी चलाता है और समाज के दूसरे लोगों का भी कल्याण करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। तो सिविल सोसाइटी में यूनिवर्सल कंपटीशन तो है, सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब में आपस में प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतियोगिता है। वहाँ कोई प्रेम जैसी चीज़ नहीं है, वहाँ कोई त्याग का भाव नहीं है, वहाँ कोई समर्पण का भाव नहीं है, वहाँ प्रतिस्पर्धा है। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा, जैसा कि हीगल कहता है कि इस प्रतिस्पर्धा से समाज के लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं और वो एक ज़्यादा बड़े दायरे में जीवन व्यतीत करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा को वो नकारात्मक दृष्टि से ही नहीं देखता। वो कहता है कि प्रतिस्पर्धा तो है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा, इसका सकारात्मक पक्ष भी है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं भी अपनी स्थिति को बेहतर बनाता है और साथ साथ समाज के विभिन्न लोगों की आवश्यकताएं भी पूर्ति करता है। उनमें कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ कहीं कंपटीशन के साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि कोऑपरेट भी करना पड़ेगा अगर सबको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले तो अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। तो कंपटीशन भी है, लेकिन कोऑपरेशन भी है। लेकिन वो जो लव अफेक्शन या सेक्रीफाइस परिवार में था, वो तो सिविल सोसाइटी में नहीं होता। लेकिन कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कंपटीशन भी है, ये सब चीज़ें मिलकर सिविल सोसाइटी को गतिमान करती हैं। फिर कभी कभी विवाद भी पैदा हो ही जाएंगे। जहाँ पर कंपटीशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पर डिस्प्यूट्स भी पैदा होंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर का, शांति व्यवस्था का प्रश्न भी पैदा हो जाएगा, झगड़े भी पैदा होंगे, व्यक्तियों के बीच भी, कॉरपोरेशंस के बीच भी, संस्थाओं के बीच भी। तो अब उसका समाधान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर तो इसलिए वो कहता है कि सिविल सोसाइटी की एक विशेषता है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कानून व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था भी होती है। न्याय की, क्योंकि ये सब झगड़े जो पैदा होते हैं उनका समाधान करने वाला भी कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर पुलिस भी होगी, अदालत भी होगी, दूसरी संस्थाएं भी होंगी जो कि मध्यस्थता कराएं, आर्बिट्रेशन कराएं, इस तरह की सब संस्थाएं होंगी। कभी
मजदूर और पूंजीपति के बीच झगड़ा पैदा हो जाएगा, कभी दो पूंजीपतियों के बीच झगड़ा हो सकता है। तो इन सब का समाधान है सिविल सोसाइटी में। ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म का सिद्धांत ही कंपटीशन होता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की एक व्यवस्था होनी चाहिए और होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ज़्यादा व्यापक संरचना हो जाती है परिवार की तुलना में। लेकिन सिविल सोसाइटी का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं हैं जो कि परिवार के। तो और सिविल सोसाइटी में मनुष्य बहुत कुछ सीखता है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी कानून है उसके हिसाब से उसको आचरण करना है, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना है, चाहे वो अनिच्छा से ही करे। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी भी एक ऐसी स्टेज है जो कि मनुष्य के नीति बोध को और उसके विवेक का, उसकी रेशनैलिटी का संवर्धन करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। लेकिन सिविल सोसाइटी को स्टेट नहीं कहा जा सकता। उसमें स्टेट जैसे सारे लक्षण तो ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार भी होगी जाहिर है। जब वहाँ पर पुलिस है, न्याय प्रबंध की संस्थाएं हैं, तो जाहिर है सरकार तो है ही वहाँ पर। लेकिन हीगल इसको राज्य नहीं कहता, सिविल सोसाइटी को वो राज्य नहीं कहता। वो कहता है कि एक्सटर्नल स्टेट शब्द का उपयोग करता है कि सिविल सोसाइटी इज एक्सटर्नल स्टेट। क्योंकि राज्य में जो एक राज्य का जो मूल तत्व है या जो उसका मूल भाव है कि राज्य एक यूनिवर्सल विल को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था होती है। सिविल सोसाइटी पर्टिकुलर विल्स के बीच एडजस्टमेंट कायम करने का काम कर रही है। व्यक्तियों के विभिन्न स्वार्थों और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के बीच एक सामंजस्य कायम करने का काम तो कर रही है। लेकिन वो कहता है कि कहीं ना कहीं नागरिक समाज में वो जो एक आंतरिक एकता होती है, ये जो एक आंतरिक नैतिकता होती है, एक जो हायर किस्म की मॉरलिटी होती है, वो सिविल सोसाइटी में दृष्टिगोचर नहीं होती। क्योंकि कंपटीशन, हीगल के शब्दों में कॉन्फ्लिक्ट, ये किसी पूर्ण राज्य का चिन्ह नहीं होता, किसी पूर्ण राज्य की विशेषता नहीं होती। एक पूर्ण राज्य में हार्मनी, सामंजस्य, सद्भाव और पारस्परिक सम्मान का भाव, ये और जो संस्थाएं हैं उनमें अपनी अभिव्यक्ति को देखना। सिविल सोसाइटी में संस्थाएं तो हैं, लेकिन उनमें हम अपनी अभिव्यक्ति को नहीं देखते, उनको अपने से एक्सटर्नल मानते हैं, जैसे कोई बाहर की संस्थाएं जो कि हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो वो जो नागरिक समाज के लोगों का इन सब संस्थाओं के प्रति जो भाव है, वो एक कोई आंतरिक संबंध नहीं है, वो एक बाह्य प्रकार का संबंध विद्यमान है कि व्यवस्था को चलाने के लिए सब बाह्य संबंध बनाने पड़ते हैं, तो वो सब वहाँ पर हैं। तो इसलिए सिविल सोसाइटी में वो अंतरंगता या वो घनिष्ठता या वो सार्वभौमिकता व्याप्त नहीं है जो कि हीगल मानता है कि राज्य में होनी चाहिए। इसलिए बाह्य रूप से देखने में नागरिक समाज राज्य जैसा ही लगता है, लेकिन वो कहता है कि तार्किक दृष्टि से, लॉजिकली, इसको हम राज्य नहीं कह सकते, इसको हम सिविल सोसाइटी या बोर्जिया सोसाइटी ही कहेंगे। राज्य की स्टेज संवाद की स्टेज है, तीसरी स्टेज है, जबकि सोशल एथिक्स का परिपूर्ण विकास होता है और सारे जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या एंटीनॉमीज हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं जब हम राज्य के स्तर पर पहुंचते हैं। तो राज्य सर्वोच्च
अभिव्यक्ति है सामाजिक नैतिकता की। तो राज्य की संस्था की अब एक तीसरा चरण है कि जहाँ पर यानी जो डायलेक्टिकल एवोल्यूशन हो रहा था सोशल एथिक्स का, वो डायलेक्टिकल एवोल्यूशन स्टेट में पहुँच के कंप्लीट होता है, परिपूर्ण होता है। और इसलिए और वो परिपूर्ण इस अर्थ में होता है कि फिर व्यक्ति और राज्य के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जैसे कि नागरिक समाज में यद्यपि हम राज्य जैसी स्थिति में रह रहे हैं, यानी वो स्टेट लाइक है, जैसा कि कुछ समीक्षकों ने लिखा कि सिविल सोसाइटी स्टेट लाइक है, राज्य जैसी है लेकिन राज्य नहीं, है ना। तो इसलिए हम वो जो घनिष्ठता हम राज्य में होनी चाहिए वो हम सिविल सोसाइटी में नहीं देखते। वो जो इंटेंसिटी, वो जो डेडिकेशन, या वो जो एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन इंडिविजुअल और स्टेट का, जो कि किसी श्रेष्ठ राज्य का लक्षण है, वो सिविल सोसाइटी में नहीं बल्कि राज्य में ही देखने को मिलेगा। इसलिए वो मानता है कि जो सोशल एथिक्स है, जिसका कि मतलब ये है कि जो व्यक्ति और राज्य जब एकाकार हो जाते हैं नैतिक दृष्टि से, यानी व्यक्ति अपने में राज्य की छवि देखने लगता है या व्यक्ति अपने को अपने राज्य का प्रतिबिंब मानने लगता है, और राज्य जब अपने को व्यक्ति का विस्तार समझने लगता है, ये वास्तविक संबंध है एक श्रेष्ठ राज्य का। इतना जो इंटीमेट बॉन्ड कि दोनों एक दूसरे में अपनी प्रतिछवि देखने लग जाएं और दोनों के बीच कोई दुराव, कोई दूरी, कोई द्वंद्व न रह जाए, इसको वो सिटलीकाइट कहता है। ये है सोशल एथिक्स, और ये सोशल एथिक्स राज्य में जाकर अपना परिपूर्ण विकास प्राप्त करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि राज्य की, जिस राज्य का हीगल ने चरित्र चित्रण किया है, उस राज्य की विशेषताएं क्या है। अब इसमें कई बातें। पहली बात तो जो कि बहुत चर्चित है हीगल के बारे में, वो ये है कि राज्य जो है वो विश्वात्मा का सर्वोच्च स्वरूप है, द डिवाइन आइडिया एज इट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जैसा कि उसने लिखा। क्योंकि जो विश्वात्मा है वो संस्थाओं के लेवल पर अपने को प्रकट करती हुई परिवार और नागरिक समाज से गुजरती हुई अंततः राज्य में जाकर अपनी परिपूर्णता प्राप्त करती है। राज्य नहीं बल्कि नेशन स्टेट कहना चाहिए, राष्ट्र राज्य, क्योंकि हीगल जो है वो नेशन स्टेट का प्रतिपादक है। तो राष्ट्र राज्य जो है वो विश्वात्मा का स्वरूप है, यानी राज्य एक दैवीय संस्था है। पहली बात तो हीगल ये कहता है कि स्टेट इज़ ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन बिकॉज स्टेट इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ड स्पिरिट। अब इसके आगे वर्ड स्पिरिट का कहीं कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होना, यानी जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है वो राष्ट्र राज्य में जाकर संस्थाओं के स्तर पर पूर्ण हो जाती है। अब कोई यूनाइटेड नेशंस या अब कोई फेडरेशन ऑफ स्टेट या कोई विश्व राज्य जैसा अब कुछ कोई दौर नहीं आना, बस ये अंतिम दौर राष्ट्र राज्य का, ऐसा ही गल कहता है। तो इसलिए वो कहता है कि राज्य अगर दैवी संस्था है तो फिर देवताओं, तो फिर मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है कि देवता की आराधना करें, उसकी पूजा करें। इसलिए वो कहता है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, फॉल डाउन एंड वर्शिप इट, कि राज्य को चरणों पर गिर जाइए और इसकी पूजा उपासना करिए, क्योंकि ये तो पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है। यानी राज्य को वो इतनी महत्ता प्रदान करता है कि उसको जो 16वीं शताब्दी में जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स का विचार था, एक भिन्न रूप में वो अब वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स तो नहीं, वो कहता है कि स्टेट ही डिवाइन है,
किंग को डिवाइन नहीं बल्कि स्टेट ही डिवाइन है, ऐसा वो मानता। तो इस तरह से राज्य के देवत्व का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। दूसरा, जब राज्य नैतिकता का उच्चतम स्वरूप है, यानी राज्य ही अच्छे बुरे का सबसे बड़ा निर्धारक है। मॉरल क्या है, इमॉरल क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ड्यूटी क्या है, नॉन ड्यूटी क्या है। स्टेट जो है वो सोशल एथिक्स पर्सनिफाइड है, कि वो सामाजिक नैतिकता का व्यक्त रूप है, परम स्वरूप है। तो फिर राज्य कभी गलत कानून बना ही नहीं सकता, गलत आदेश दे ही नहीं सकता, गलती कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए दूसरी बात यह है कि नागरिकों को सदैव राज्य के कानूनों का या राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा उसका निष्कर्ष ये निकलता है, बिकॉज स्टेट इज सोशल एथिक्स पर्सनिफाइड, स्टेट इज social ethics objectified, then state can do no wrong, and therefore the people should always render obedience to the states। कि राज्यों के कानूनों का, उनकी आज्ञाओं का, उनके नियम निर्देशों का नागरिकों को सदैव पालन करना चाहिए। दूसरा ये कि वो जो है सोशल एथिक्स का एम्बॉडीमेंट, ये जो आदर्शवादी चिंतन में एक सामान्य बात है कि स्टेट एक मॉरल कम्युनिटी है, एक नैतिक समुदाय है। नैतिकता का हीगल कहता है कि वो नैतिकता का सर्वोच्च स्वरूप है ना, हाईएस्ट मॉरल कम्युनिटी। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात यहीं पर स्वतंत्रता, क्योंकि जो आदर्शवादी हैं वो नैतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानते हैं, मॉरल फ्रीडम की। कैंट भी मानता है और हीगल भी कहता है कि जो मॉरल है वही फ्री भी है। इसलिए राज्य फ्रीडम पर्सनिफाइड भी है, राज्य स्वतंत्रता का भी मूर्त रूप है, यानी राज्य जो कहे उसी को करने में हमारी स्वतंत्रता है। क्योंकि और राज्य कभी कुछ गलत कहेगा नहीं, क्योंकि वो तो मॉरलिटी का भी पर्सनिफिकेशन है, नैतिकता का भी पूर्ण स्वरूप है। जो नैतिक है वही स्वतंत्र भी है, या जो नैतिक रूप से ठीक है वही कार्य हमें स्वतंत्र भी करता है। जो नैतिक रूप से ठीक नहीं है वो हमें परतंत्र बनाता है। इमैनुअल कैंट ने भी ऐसा कहा, मॉरल फ्रीडम, कि हर कार्य को करना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि जो कार्य नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, उचित हैं, उन्हीं को करने में हमारी स्वतंत्रता है। तो हीगल भी इसी बात को दोहराता है, यद्यपि हीगल और कैंट में इस विषय को लेकर मतभेद भी है, जिसका कि अभी हम लोग उल्लेख बाद में करेंगे। तो इसलिए वो कहता है कि स्टेट जो है वो फ्रीडम का भी एम्बॉडीमेंट, जिसका मतलब ये है कि राज्य जो कहे, राज्य के कानूनों का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है, राज्य के निर्देशों का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और राज्य की अवज्ञा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति कि कोई डिसोबे करने का, रिवोल्ट करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। तो इसलिए वो कहते नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टेट इज एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का अगर एक्चुअलाइजेशन, मूर्त रूप देखना है तो सिवाय राज्य के और वो कहाँ दिखाई पड़ेगा। वो कहता है नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टेट इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, कि राज्य ही फ्रीडम का एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअल एम्बॉडीमेंट। तो अब आप ये देखिए कि स्वतंत्रता और नैतिकता को समानार्थी माना, और राज्याज्ञा और स्वतंत्रता को समानार्थी माना। राज्य का कमांड, राज्य का लॉ हमारी फ्रीडम को इन्हेंस करता है, हमारी
स्वतंत्रता की वृद्धि करता है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो ये एक तीसरा इम्प्लीकेशन, इसका तीसरा निहितार्थ हुआ। अन्य पक्षों पर हम आगे विचार करेंगे।